सीएम की रेस चौंका देगा फेस। कुर्सी की बारी, किसकी किस्मत भारी। दिल्ली में मंथन, सीएम फेस की चर्चा। सीएम की रेस, क्या नया होगा फेस। तो सीएम की रेस, क्या नया होगा फेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग इलेक्शन डिबेट। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव तो हो गए, परिणाम भी आ गए, लेकिन आखिरकार गद्दी संभालेगा कौन। और इसमें तमाम नाम है, जिसमें वसुंधरा राजे जो कि झारला पाटन से विधायक है, बाबा बालकनाथ तिजारा से विधायक है, सांसद के पद से इस्तीफा भी दे दिया, और साथ ही अब आ जाइए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कानून केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे जो कि झारला पाटन से विधायक है। तो तमाम ऐसे नाम है, लेकिन देखना होगा कि सीएम की रेस क्या होगी, क्या होगा नया फेस। आज हम इस पे करेंगे चर्चा, क्योंकि अब देखना यह होगा जरूरी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार किसी नए चेहरे को राजस्थान की कमान मिलेगी। वो नया चेहरा किसका होगा, इसके चलते जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन किया जा रहा है। वहीं कल रात से ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी दिल्ली में है। आज बाबा बालकनाथ ने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, और आज ही दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई। अपनी इस डिबेट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाएगी और कौन राजस्थान की कमान संभालेगा। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। पैनल के रूप में आपसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएल यादव जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, जो कि जयपुर के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और आप दोनों का ही स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं आशीष जी आपके पास आती हूं। चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, लेकिन कौन संभालेगा गद्दी, अभी कब होगा डिसाइड। आशीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था, और उनकी जो नीतियां रही है, उनकी जो गारंटियां रही है, उसको लेकर के जनता ने हमको एक स्पष्ट जनादेश दिया और हमारी जो नीतियों में उसमें विश्वास प्रकट किया। हम जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने राजस्थान को, जो पिछले 5 साल से राजस्थान में कुशासन चल रहा था, जिस तरह से यहाँ पे अपराध था, गैंगस्टर था, महिलाओं के प्रति अपराध था, जिस तरह से झूठे वादे करके सरकार ने 5 साल सरकार चलाई है, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, सभी वर्ग को धोखा देने का काम किया। हाँ। तो एक स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, मोदी जी के नेतृत्व में दिया। जहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात है, आप मान के चलिए जो भी चेहरा आएगा वो बहुत अच्छा चेहरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा और उचित समय पर इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा आशीष जी ज्यादा लेट हो गया है? 3 तारीख को परिणाम आए हैं, आज 7 तारीख है, 4 दिन बीत गए। 4 दिन में आप लोग ने पर्यवेक्षक नहीं डिसाइड किए सर? लेट नहीं हुआ है, पर्यवेक्षक नहीं डिसाइड हुए हैं। एक मिनट, बात सुबुगाहट बहुत सारी है, कोई कहीं से मिलना है। आज बाबा बालकनाथ अमित शाह से संसद में मिलना है, उसके बाद वसुंधरा राजे जी जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर रही हैं। कल हमने देखा कि दिया कुमारी और मैं जवाब दे रहा हूँ जी 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 आशीष जी। देखिए, पिछली बार 7 दिसंबर को परिणाम आया था। हाँ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर को शपथ ली थी। तो उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं आशीष जी। की अगर हम बात करें तो हाँ। नहीं, हम किसी के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। हाँ। लेकिन पार्टी को इतना बड़ा निर्णय लेना है। आप देखिए कि हमको राजस्थान में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि राजस्थान की जो समस्याएं हैं उसको बेटर तरीके से उसको सुलझा सके। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर जो खरा उतरेगा, उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी का अभी समस्या देख रहे हैं या अभी 2024 का चुनाव देख रहे हैं? अभी समस्या देख रहे हैं कि अभी 25 के 25 जो सांसद हैं वो फिर से आपकी झोली में आ जाए, उस पे ज्यादा फोकस किया गया है कि उसको समीकरण को कौन साथ लेगा। 2024 का जो चुनाव होगा, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी तस्वीर एकदम साफ है, और वो तस्वीर जो है अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम से और स्पष्ट हो गई है। राजस्थान की जनता ने 2014 में भी, 2019 में भी सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीएल यादव
जी हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हुए डिबेट में। हमारे साथ इस डिबेट में मिथिलेश जैमिनी जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हुए मैं आपके पास आती हूँ मिथिलेश जी, सीएल यादव जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। सीएल यादव जी, कितना अत्त मचा दिया था आप लोगों ने, इतना ज्यादा अत्त मचा दिया था कि बीजेपी अभी तक नहीं भुला पाई है उसको। सीएल यादव जी, इनकी सरकार बन गई उसके बाद भी अब वो बोल रहे हैं कि इतना समय हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 साल में इतना ज्यादा चरम सीमा पे अत्त मचा दिया था कि उसको साफ भी तो करना है, इसलिए ऐसा सीएम कैंडिडेट उतरना चाहिए कि 5 साल में उसको सफाया कर सके। सीएल यादव। मैडम, पहले तो बता दूं कि 7 दिसंबर 2018 को चुनाव हुए थे, परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आया था। 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए हैं और आज तारीख है 7 दिसंबर। तो ये भाजपा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी तारीख को क्या चीज़ें हुई थी। 11 दिसंबर को परिणाम आया था, 17 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी और पहले से मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर था। अब मैं तो समझ रहा हूँ कि मोदी जी आ रहे हैं सीएम बनने के लिए, पीएम से इस्तीफा देंगे और राजस्थान का सीएम बनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े वादे तो जो गारंटियाँ 3 दिन से हम फलीभूत होते देख रहे हैं राजस्थान में, उनको आकर के मोदी जी और फलीभूत करेंगे। कुशासन के नाम पे राजस्थान को बदनाम करने वाले भाजपा नेताओं को जनता वापस उनसे हिसाब लेने वाली है। किस प्रकार से एनसीआरबी के डाटा को, एनसीआरबी के जो क्राइम के रिकॉर्ड के डाटा है उसको 3 महीने तक छुपाया गया मोदी सरकार द्वारा, क्योंकि वो पता था कि हमारा असली चेहरा क्या है। ये राजस्थान का जो चुनाव था वो कांग्रेस ने लड़ा था मुद्दों पे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था समाज को बांटने के अलावा, समाज में नफरत फैलाने के अलावा। लेकिन सीएल जी, अब ये सवाल तो उठ जाता ना सर, संभावनाओं पे तो सवाल किया नहीं जा रहा है, रिजल्ट पर, आंकड़ों पर सवाल किया जा रहा है सर। 70 पर 69 पर आप आए, एक तो सीट आरएलडी के खाते में गई और 115 सीटें बीजेपी लेकर आई, तो जनता तो लेकर आई है ना। अब जनता जनार्दन के जो परिणाम है उनको तो स्वीकार करेंगे ही ना। किस बेसिस पे चुन के लेकर आई है? राजस्थान से 16 नरेंद्र मोदी जी पीएम है जो राजस्थान के सीएम बनने आ रहे हैं। इसीलिए तो ये डुलमुल हो रही है कि मैं कैसे है ना जो पीएम से इस्तीफा दूं, राजस्थान का जाके सीएम बनूं, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी थी। आशीष जी, गारंटी तभी पूरी होगी। बड़ा सवाल आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक रिएक्शन आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इस्तीफा देकर आ रहे हैं क्या सीएम बनने, ऐसा कांग्रेस पूछ रही है। आशीष जी, हमको थोड़ी डिबेट में गंभीरता रखनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप चूंकि एक सीनियर एंकर हैं तो मुझे लगता है कि आप इस डिबेट की गंभीरता और गरिमा बनाए रखेंगी। मोदी जी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाता है तो बहुत स्पष्ट होता है कि जनता को मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है और वो बार बार इसको लेकर के अपना जनादेश हर राज्यों में प्रकट करती रही है। चाहे 2017 में हम उत्तर प्रदेश में गए हों, चाहे 2015 में हम हरियाणा में गए हों, और आप बकवास सी बातें कर रहे हैं। अरे भाई 2018 में आपका चेहरा कौन था? आपने चेहरा दिखाया किसको और मुख्यमंत्री किसको बनाया? अभी 2023 में आप चुनाव में गए, बताते ना कौन चेहरा है आपका। अगर आप में दम होता तो कहते कि ये हमारा मुख्यमंत्री, हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका एक बड़ा नेता नहीं कह रहा था। मतलब बेकार की बकवास की जा रही है। बताइए, आपको आत्ममंथन करना चाहिए। क्या कारण रहे कि आप देश में मात्र 3 राज्यों में सिमट करके रह गए हैं? क्या कारण है कि 2 बार से आपको जब आम चुनाव होता है तो जनता आपको, आशीष जी वैसे तो डिबेट की गरिमा आशीष जी वैसे डिबेट की गरिमा तो मैं यहाँ बैठ के बना रही हूँ, मुझे पता है कि कब किसको क्या काउंटर करना है। दूसरी बात ये कि आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि डिबेट की गरिमा मैं बरकरार रख रही हूँ या नहीं रख रही हूँ, क्योंकि न्यूज़ 18 डिबेट की गरिमा किसको क्या बोलना है वो बरकरार रखता है। पर्सनल काउंटर करने से पहले आप ये भी सोचा करिए कि कहां पर बैठे हुए हैं। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल तो उठेंगे ना सर, क्योंकि आपने भी फेस डिसाइड तो किया नहीं था, आप ही कमल के फूल पे लड़ रहे थे। और जब स्टेट का इलेक्शन होता है, विधानसभा का, तो स्टेट नेतृत्व में होता है, वहां पर देखा जाता है कि सीएम और विधायक आपका कैसा काम कर रहा है। सेंटर को नहीं इंटरफेरेंस करना चाहिए। आशीष जी, तो सवाल बहुत उठते हैं। मिथिलेश जी, आपको कौन लग रहा है कि इस बार सीएम की रेस में कौन आगे है? क्योंकि कवायतें बहुत हैं सर। पहले देखा गया गजेंद्र सिंह शेखावत मिलने के लिए गए केंद्रीय नेतृत्व से, फिर इधर देखा गया डिनर डिप्लोमेसी वसुंधरा राजे की तरफ से हुई, फिर देखा गया सीपी जोशी आकर विधायकों से मिल रहे हैं, नॉन निर्वाचित विधायकों से मिल रहे हैं, जो बागी विधायक उनसे मिल जा रहे हैं। फिर आज हमने देखा कि बाबा बालकनाथ संसद भवन में मिल रहे हैं अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं वसुंधरा राजे। तो कवायतें बहुत हैं, लेकिन अभी तक पर्यवेक्षक नहीं डिसाइड हुए हैं और सीएम की कुर्सी अभी तक खाली है। मिथिलेश जी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, भाजपा पहली बार बिना चेहरे के आई है। 2003 से पहले भैरव सिंह शेखावत इनके चेहरे हुआ करते थे। 3, 13, 18 तीनों में हमने देखा कि वसुंधरा राजे फेस रही है, लेकिन
इस बार के चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के निशान पर लड़े हैं, तो अब मुझे लगता है पेच फंसता गया है। और जिस तरीके से एक विधायक ललित मीणा के पिता ने जो घोषणा की है वो भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक है। वो 3 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भाजपा में रिवोल्ट होगा, उसकी कुछ छाया है, क्योंकि रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखी गई पहली बार भाजपा में, जो भाजपा के लिए बहुत डेंजरियस साइन है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखी गई। 6 विधायक और जिस तरीके से ललित मीणा ने बात खोली, मीणा ने मुझे आने नहीं दिया, ये तमाम चीजें परिलक्षित करती है कि भाजपा में कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है। और वसुंधरा राजे जी रात को जाती है इंडिगो की फ्लाइट से और सुबह कहती है मैं तो अपनी पुत्रवधू से मिलने आई हूं, लेकिन जो सच्चाई है कि वो जेपी नड्डा से मिलती है। और उधर दिया कुमारी और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन ने इस्तीफा दिया और बाबा बालकनाथ ने आज दिया। जब बाबा बालकनाथ से पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो सदन पर तेजी से भागते हुए नजर आते हैं। और अधीर रंजन चौधरी उन्हें कहते हैं आप भावी मुख्यमंत्री हो राजस्थान के। तो कुल मिलाकर पेच बड़ा उलझा हुआ और लोग कह रहे हैं कि इस रेस में कहीं अश्विनी वैष्णव कोई डार्क हॉर्स साबित नहीं हो जाए। तो कहीं जो किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो लोगों ने एक नया नाम सुझाया है, वो है नौक्षम चौधरी, जो 28 साल की है और कामा में जाहिदा को हराकर आई है। तो कुल मिलाकर भाजपा में अभी ये बड़ी पेचीदा हो रखा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत का नाम आ रहा है कि जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की, उस रिसोर्ट पॉलिटिक्स के जो आइडिया के जनक हैं। लेकिन मिथिलेश जी, इस पे तो रिएक्शन भी आ गया। हालांकि ये भी है कि सीपी जोशी भी ललित मीणा से मिलने गए थे, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया। यहाँ तक कि रिएक्शन ये आ रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी बाड़ेबंदी नहीं है, सारे विधायक अपनी जगह हैं और बीजेपी के विधायकों को कोई भी नहीं छीन सकता है। देखिए बातें बहुत सही है कि तमाम चीजें, लेकिन ये वही भाजपा है जब हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए तैयार थे और सदन में हमने देखा 4 विधायक गायब हो गए थे। उनमें स्वर्गीय गौतम लाल मीणा जी भी, जिनको टिकट नहीं दिया गया था, भले सीट हार गए थे उपचुनाव में। तो ये बातें करना अलग बात है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह है कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की। सबसे पहले जिस दिन एग्जिट पोल आए, मैडम ने अपने घर के बाहर जो 13 नंबर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद में उनसे मिलने विधायक आए, डिनर डिप्लोमेसी की। एक आदिवासी विधायक ने कहा कि खाना दिया था, बाद में उन्होंने सफाई दी खाना नहीं, ब्रेकफास्ट था। और जिस तरीके से कालीचरण सर्राफ जो 8 बार के एमएलए, वो 70 एमएलए मिले हैं। क्या पब्लिक इतनी समझती नहीं है कि मैडम प्रेशर पॉलिटिक्स करे और मैडम के लिए कोई नया है? आशीष जी, ठीक है, आशीष जी इसका रिएक्शन देंगे। क्या बीजेपी में बाड़ेबंदी, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या रिवोल्ट की एक भनक, एक बू आ रही है बाहर? आशीष जी देखिए श्रुति जी, हमको समझना होगा जो बाड़ेबंदी वाला कल्चर था जिसको लेकर के सरकार 2018 में आई थी और जिसने कई बार राजस्थान की जनता की सेवा न करके अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में कई बार रखा, जयपुर में रखा, उदयपुर में रखा, जैसलमेर में रखा, वो बाड़ेबंदी का युग अब समाप्त हो चुका है। हमारे सभी विधायक जनता के बीच में हैं और हमको बाड़ेबंदी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सीपी जोशी क्या मिलकर आए हैं क्या ललित मीणा से? आशीष जी नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहीं किसी भी विधायकों को कहीं भी होटल में नहीं ठहरा रखा है। हमारे सभी विधायक स्वतंत्र हैं और अपने अपने क्षेत्रों में हैं। जब विधायक दल की बैठक होगी सबको सूचना जाएगी और सब जयपुर में उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, सीएल यादव जी क्यों कर रहे हैं 70 सीटें लाके? आप क्या लग रहा है कि 30 सीटें और ले आएंगे इस तरह? आप राजस्थान में किस होटल में आपने क्यों रुका के रखा है और क्यों मिलावट अब मिलना जुलना लगा रखा है? सीएल यादव जी। श्रुति जी, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। जो जनता का संदेश है, आदेश है, जो मत है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी परंपरा नहीं है बाड़ेबंदी की, खरीदारी की। वो 10-10 करोड़ के विधायक खरीदने की परंपरा ये हमारे दोस्तों की पार्टी के हैं, भाजपा की परंपरा रही है। किस प्रकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक आपने देखा, वो सब देखा। राजस्थान में जो तांडव किया इन्होंने पिछले 5 साल में, वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा है। और ये बौखलाहट है भाजपा की कि 115 तो चुने हुए एमएलए और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीएम के फेस राजस्थान में है और ये सुलह ही नहीं कर पा रहे कि किसको सीएम बनाए, कौन सीएम बनेगा। ये इनकी बौखलाहट है। ये ब्लेम करना कांग्रेस
कांग्रेस को बंद करें और अपने गिरेबान पे झांक के लेकिन देखें सीएल जी कि वही कौन तो क्या वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता स्वीकार करती है, इसलिए उनको आगे रखा जाता है। हम कह रहे हैं ना पीएम प्रधानमंत्री थोड़ी ना इस्तीफा उठकर आ दे, जाएंगे सीएम बनने के लिए। हमारे को कोई अरे साहब इस्तीफा दे, हम तो पहले भी कह रहे थे जब बहस की बात आ रही थी प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे के राजस्थान के सीएम बनेंगे। आज भी हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि इनके पास कोई और आपको ये नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि पीएम जो राजस्थान, और आपको ये नहीं लग रहा है, एक मिनट सीएल यादव जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि पीएम और सीएम की फाइट करवा के आप लूज कर गए? आपको ये नहीं लग रहा है प्रधानमंत्री जो कंपटीशन आपने पीएम के साथ लगाई थी? सीएल यादव जी रुकिए, सुनिए मेरे सवाल को। आपको नहीं लग रहा है कि पीएम के साथ जो कंपटीशन लगा के बैठे थे, जो राजस्थान में चल रहा था कि पीएम वर्सेस सीएम, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, अगर ये नहीं कंपटीशन किया होता तो हो सकता है कि रिवाज बदल देते सर, हो सकता है कि रिवाज बदल देते। मोदी जी आकर के सीएम बने ना राजस्थान का। कंपटीशन हमने नहीं चलाया था, कंपटीशन भाजपाइयों ने चलाया था और हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं। फिर तो सर वो कहावत सच हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि आज नहीं कल नहीं कई वर्षों तक अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी, जो आप इन्विटेशन दे रहे हैं, अगर वो हो जाए ऐसा आपके अकॉर्डिंगली तो फिर कई वर्षों तक नहीं आएंगे आप। मोदी जी और भाजपा को पहले अपने बारे में इसी देश ने उनको 2 पे भी लेके आए थे, उसी देश ने पूरे देश से साफ किया था। कहीं किसी भी राज्य में इनकी सरकारें नहीं थी, 2 MP बचे थे और वो तो इंदिरा गांधी और नेहरू जी की बदौलत ये आज जो है ना सत्ता में है। प्रेजेंट की भी तो बात कर सकते हैं ना डर नफरत उस समय तो दौर और भी बहुत कुछ थे, उस समय तो राजनीति का भी दौर बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। आलोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आलोक एक सेकंड, सीएल यादव जी मैं आपके पास आऊंगी। आलोक वत्स जी जुड़ गए, भाजपा की गारंटी का मतलब ठीक है। आलोक वत्स जी एज अ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ इस डिस्कशन, इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत करते हो। आलोक जी क्या लग रहा है कि सीएम की रेस कब खत्म होगी ये, क्योंकि पर्यवेक्षक का रोल क्या होगा, कौन होगा? अब तो नया नाम जुड़ गया है कि अश्विनी वैष्णव को भी उतारा जा सकता है, आपको भी लग रहा है? देखिए, और एक सवाल और मेरा सर, कल ये भी कवायतें थी कि नए सीएम को उतारा जा सकता है, नए फेस को सीएम कैंडिडेट के रूप में उतारा जा सकता है। आलोक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस देने में माहिर है और नए नए परीक्षण करने में भी माहिर है। अब वो नया लाइन आगे फ्यूचर का सोच के वो एक नया लाइन बनाने की कवायद में है। आपने देखा कि जो भी रेस में थे पहले से उन सबको एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नहीं किया, वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं किया, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो खैर किसी को भी नहीं किया। लेकिन पार्टी की डिसिप्लिन इतनी है, पार्टी पे ऊपर के नेताओं की पकड़ इतनी मजबूत है कि जो भी फैसला वो लेंगे, जहां तक मेरा सरप्राइज है, मेरा अपना मानना है कि दे विल गिव स्प्रिंग सम न्यू सरप्राइजेस। कुछ नए लोगों को, कुछ नए ऊर्जावान व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारियां इस बार देने की कवायद चल रही है। और हो सकता है जैसे कि उन्होंने MP और मिनिस्टर को लोकसभा से रिजाइन कराया है, तो हो सकता है उसमें से भी किसी कद्दावर नेता को चीफ मिनिस्टर की गद्दी सौंप दी जाए। आपके हिसाब से कौन कौन से नाम हो सकते हैं आलोक जी? देखिए, ये कहना तो आप पूछ रही है तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका कहीं कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। जैसे कि राजस्थान में शेखावत है, गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी है, राठौर है। मेरे समझ से ये 3 मेन कंटेंडर में मैं गिन सकता हूं अपने हिसाब से, अपनी नजर में जी। और मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर है, जो मुख्य रूप से एक कुलिस्ते थे, लेकिन वो तो चुनाव हार गए। लेकिन उन पर भी दांव लगा सकती है पार्टी। चुनाव तो उत्तराखंड में भी हार गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये 2-4 अंग्रेज पीरियड। अच्छा आलोक जी, आपके अकॉर्डिंगली बीजेपी जो इतना वक्त ले रही है सीएम को डिसाइड करने के पीछे, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है बीजेपी की? आप क्या समझ पा रहे हैं? 2024 ज्यादा इफेक्टफुल बनाना है
या जो वादे किए गए हैं 5 साल में उसे पूरा करना है? क्रोनोलॉजी बीजेपी की क्या आप समझ पा रहे हैं इतनी लेट सीएम के फेस को डिसाइड करने के पीछे का? देखिए, जो वादे किए हैं उसको तो इनको पहले महीने से उसको फुलफिल करने की कवायद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जनता अब बहुत जागरूक है। आप ये सोचेंगे कि हम वोट ले लिए, अब जैसे इनको डील करना चाहे हम कर ले, तो नहीं होगा। और दूसरी जो आपने बड़ी बात कही, ये सारा चीज कवायद इस ओर इंगित करेगा कि 2024 को भी हमको इसी प्रचंड बहुमत से जीतना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। ठीक है, मैं आपके पास आते हुए आशीष जी, एक बड़ा सवाल, पर्यवेक्षक कौन होगा और पर्यवेक्षकों का रोल क्या होगा, और पर्यवेक्षक आप कब भेजेंगे जो विधायकों से बात करेंगे? विधायकों से बात की जाएगी या विधायकों को समझाया जाएगा, एक साथ एक नेतृत्व में लाया जाएगा? आशीष जी। देखिए श्रुति जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। जब ये मीटिंग होगी तो उसी मीटिंग में तय हुआ कि राजस्थान के लिए कौन पर्यवेक्षक आएगा, और विधायकों से वे सलाह मशवरा करेंगे और सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव होगा। अच्छा आशीष जी, एक चीज और समझना जरूरी है, 2024 बार बार ये उठकर आ रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कमल के फूल पे आप चुनाव लड़ते हैं और रिवाज कायम रहता है, तो क्या 2024 के लिए आप इतना सोच रहे हैं कि ऐसे सीएम को फेस को डिसाइड करना चाहिए जो 2024 में इफेक्टफुल रहे? पीएम मोदी तो खुद वहां पे बहुत इफेक्टफुल है। देखिए श्रुति जी, ये प्रश्न अभी हमारी डिबेट में पहले भी आया था। हाँ। तब भी मैंने स्पष्ट कहा था कि राजस्थान में अगर हम 2014 के आम चुनाव की बात कर लें, चाहे 2019 के आम चुनाव की बात कर लें, मोदी जी राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जनता में जो उनकी गारंटियों को लेकर के एक विश्वास बना है, वो विश्वास ऐसे नहीं बना है। अच्छा आशीष जी, कुछ सेकंड मेरे पास बाकी हैं, कुछ नाम क्या आप गिना सकते हैं कि सीएम फेस के लिए किस किस के ऊपर कोई तो मार्क होगा? कुछ तो नाम आप बता के जाएंगे। गिना दिए ना। देखिए हाँ। देखिए श्रुति जी, आपकी बात कर लें, चाहे आलोक जी की बात कर लें, चाहे अभी जैमिनी जी की बात कर लें, या कांग्रेस प्रवक्ता की बात कर लें, यादव जी की, सबने बहुत स्पष्ट रूप से माना है कि भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है और बहुत सारे हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए हमको ठीक है। सीएल यादव जी, ठीक है, ओके, मैं समझ गई। सीएल यादव जी, छोटा सा कमेंट आपका, 10-20 सेकंड आपके पास है। नहीं है इनके पास, इसीलिए कोई कॉम्पिटेंट लीडर नहीं है इनके पास, कोई जनाधार वाला लीडर नहीं है। हाँ। कोई राजस्थान के हित की बात करने वाला कोई लीडर नहीं है। इनको सिर्फ कठपुतली लीडर चाहिए, इनको सिर्फ कठपुतली लीडर चाहिए जो कठपुतली बन के रखे। मैं एक खबर सुनाता हूँ, एक गुजरात की खबर सुनाता हूँ। इनक्रेडिबल गुजरात, दाहोद में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आधा दर्जन नकली। ठीक है, ओके आशीष जी और सीएल जी, माफी चाहूंगी, समय यहीं तक इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। लेकिन सवाल अभी यही है कि जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन 5 साल उनका नेतृत्व करेगा। इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।